हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 का स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अभी पढ़ेंगे और आपका 11th और 12th दोनों में सभी में यूज होगा। होता क्या है कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो कुछ मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल लो रिएक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उनकी पूरी एक सीरीज बनाई गई है। उस सीरीज के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारे पास पूरी मेटल की सीरीज बनेगी। तो उसमें देखेंगे कि जो अपर मोस्ट मेटल होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी हमारी घटती चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर है वो इस तरह है: पोटेशियम, ठीक है, हमारा जो ऑर्डर है वो पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, आयरन, निकिल, टिन और लेड। क्या है? आयरन, निकिल, टिन और लेड। थोड़ा इसको मिटा देते हैं बेटा, जिससे कि हमारे पास ये पूरा ऑर्डर एक लाइन से बन के आ जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर से पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड। और यहां पर आता है हाइड्रोजन। यहां पर क्या आता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद नीचे आता है आपका कॉपर आ जाता है। कॉपर के बाद आपका आता है मरकरी। ठीक है, मरकरी, सिल्वर और एक प्लेटिनम। ठीक है, ये मेटल का हमारे पूरे सीरीज हो जाता है। ये मेटल का हमारे पूरे सीरीज हो जाता है। अब यहां पर ये जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को हम लोग जीरो मान लेते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग बेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बेस मानते हैं। ठीक है, यहां पर जितने भी ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। आप नीचे से ऊपर जाइए, रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। आप ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। मींस पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट इन दिस सीरीज। ठीक, नीचे जाने पर आपकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी और ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मींस आपका ये जो तीन मेटल है दे आर प्रेजेंट नोन एज नोबल मेटल। कौन कौन से? सिल्वर और एक एंड प्लेटिनम। They are known as noble metal. ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है। एंड ऑल्सो नोन एज कॉइन मेटल। क्यों? इनका कॉइन बनाया जाता है। ठीक है, अब आप नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। अब एक चीज इसका जो फायदा मिलता है, इसका जो फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि कौन से मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं, जितने भी मेटल हैं वो सब के सब हाइड्रोजन की उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी पर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लिया क्या? सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवा दी? जिंक से करवा दी। मेटल जिंक से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। क्या बना लेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। ऊपर वाला मेटल अपने नीचे वाले सभी मेटल को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला मेटल अपने नीचे सभी मेटल के या नॉन मेटल जो है उन सभी के कंपाउंड से उनको डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम अपने नीचे सभी मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मींस अगर कैल्शियम हम लोग कैल्शियम लें और कैल्शियम का रिएक्शन हम लोग करवाएं किससे? जिंक सल्फेट से, ZnSO4, तो यहां पर क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और जिंक निकल जाएगा। जिंक रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जिंक के कंपाउंड से
जिंक को डिस्प्लेस करके कैल्शियम खुद कंपाउंड बना लेगा। लेकिन अगर हम ये सोचे कि कैल्शियम का हम लोग पोटेशियम के साथ ट्रीट करवाएं, मींस ऐसे रिएक्शन करवाएं K2SO4 इससे ट्रीट करवाएं, तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कम पावरफुल है और ये ज्यादा पावरफुल है। ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये इसको डिस्प्लेस कर पाए। ठीक है, इसीलिए अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, अपने से नीचे वाले सभी मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको इस तरह याद होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन सा मेटल किसके ऊपर है और किसके नीचे है। ठीक है, किसके ऊपर है और किसके नीचे है। ठीक, तो ये हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, हाइड्रोजन को ये सभी मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कभी ये मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकते। यही रीजन है कि किसी भी एसिड से इनकी रिएक्शन नहीं होती है, किसी भी एसिड से इनकी रिएक्शन नहीं होती। अब अगर आप ये सोचिए कि कॉपर आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर है। अब देखिए, जो मेटल जितना ऊपर रहता है वो उतना ही ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो मेटल की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। नीचे जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। और ऊपर जाने पर क्या होगा? जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। क्यों? नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इसका मतलब ये जो होगा बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ये इस ऊपर जाने पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। ये चीजें आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। ठीक, अब आपको हम इसका यूज बताते हैं। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसका यूज क्या होता है, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपके पास दो रिएक्शन है, ठीक, और एक रिएक्शन है ठीक है, इनमें से जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करे या कॉपर जिंक सल्फेट से रिएक्शन करे, इसमें ये वाली रिएक्शन तो परफॉर्म होगी लेकिन ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिंक के नीचे कॉपर है, जिंक के नीचे कॉपर है। कॉपर के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जिंक को जिंक के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर पाए। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन नहीं होगी। आपको ये रिएक्शन केवल आपकी परफॉर्म होगी। तो आप इससे ये भी देख सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ओके, ये सॉल्यूशन पर बेस्ड है। ये आप इस टाइप के सॉल्यूशन बना करके देख सकते हैं कि हाँ, ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे हो रहा है। ओके, अब इसमें देखिए होगा क्या, ये आपका क्या है? जिंक है। जिंक आपका सॉरी ये जिंक है। ठीक, जिंक आपका क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यही दो इलेक्ट्रॉन ये कॉपर ले लेगा, कॉपर 2+ के फॉर्म में ये टूटेगा यहां पर और दो इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें बदल जाएगा? कॉपर बदल जाएगा। और यही जो Zn+2 फॉर्म में है वो सल्फेट के साथ ट्रीट करके जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होकर इसने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो इलेक्ट्रॉन आपका कॉपर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और खुद कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएगा, खुद कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो ये रीजन है, ये प्रॉपर्टी है, ये यूज है आपका रिएक्टिविटी सीरीज का। रिएक्टिविटी सीरीज ये बताता है कि कोई भी मेटल अपने नीचे वाले सभी, अपने नीचे सीरीज में प्रेजेंट सभी मेटल को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर प्रेजेंट एलिमेंट को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक, ये आपका इसका यूज है। ठीक, अब देखिए
कोई भी मेटल है वो नॉन मेटल के साथ क्यों ट्रीट करता है? आप ही जानते हैं मेटल इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नॉन मेटल इज गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब कोई भी रिएक्शन या कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए हमको ऐसे मेटल ऐसे एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि एक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनर हो और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो। मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और नॉन मेटल आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। नॉन मेटल आप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इसीलिए मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा और नॉन मेटल होगा कंपाउंड उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा? आयनिक बनेगा। मींस अगर कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसको कहते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड, जिसमें एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को दे देता है, कहता है कि भाई आपका भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, मेरा भी। रीजन क्या है कि कोई भी मेटल अगर है, कोई भी अगर एलिमेंट है, 9th बताया गया था कि हर एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, हर एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैंने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है? 282, ये भी चाहता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए। इजी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम 2+ का क्या हो जाएगा? 28। अब ये स्टेबल हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? किसी ना किसी को तो ढूंढेगा ना, किसी ना किसी को ढूंढेगा जिसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सके। तो आप चाहे ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन आपने ले लिया, ऑक्सीजन क्या है? 26 सॉरी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यही 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? इसके पास आ जाएंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये कहां? यहां पर कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन और चार्ज क्या हुआ? माइनस। अब यही दोनों आप क्या होंगे? कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और दोनों आयंस हैं, इसी वजह से बनने वाला कंपाउंड अब क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। बनने वाला कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। आइए हम लोग कुछ आयनिक कंपाउंड बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या है? सोडियम है, सोडियम क्या होगा? Na+ इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के किसमें कन्वर्ट हो गया? Cl- में। अब यही आप देख लीजिए Na, ठीक है, यहां पर आप कर लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन और Cl2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और 2Cl कर दीजिए, ठीक है। 2+ Cl2 ये जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? 2 Na+ Cl- और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हमारा कंपाउंड बन गया Na+ Cl-, ठीक है। इसको देखिए कैसे आपने बनाया है। सोडियम के पास एक एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास क्या होता है? एक एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सिस में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, 2 8 7। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये डॉट इसके पास आ जाएगा, किसके पास आएगा? इसके पास आ जाएगा। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लस में। अब इसका भी एक इलेक्ट्रॉन जब गया यहाँ पर तो ये भी 2 8 हो गया और ये क्या हो गया? 2 8 8 हो गया। अब ये क्या बन गया? NaCl, Na+ Cl-। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है तो ये क्या बन गया? Cl- और ये क्या बन गया? Na+। और हमारे पास कंपाउंड बन जाता है Na+ Cl-। और नॉर्मली हम लोग कहते हैं NaCl, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड बना, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है हमारा, ठीक है। मैग्नीशियम को हम लोग क्या कर सकते हैं? मैग्नीशियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव चार्ज वाला होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। अब यही अगर क्लोरीन के साथ ट्रीट करेगा, ठीक है, तो ये क्लोरीन के साथ अगर ट्रीट करता है तो इसको कितना चाहिए? 2 क्लोरीन चाहिए। 2 क्लोरीन के साथ जब ये ट्रीट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2Cl- में। अब यही क्या हो जाएंगे? अब इन्हीं में से आपका क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम + 2Cl, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा? या फिर यहां पर कर लीजिए Cl2, ये क्या बन गया? मैग्नीशियम 2+ × 2Cl-। इसको जब आप लिखेंगे तो आप क्या हो जाएगा?
मैग्नीशियम Cl2 MgCl2, ये कंपाउंड बन गया। अब हम लोग कैसे देखते हैं, मैग्नीशियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देगा, ये एक इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक और क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के तो देगा, तो ये मैग्नीशियम एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कंपाउंड क्या बनेगा, MgCl2। क्यों, मैग्नीशियम एक है लेकिन क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, देखिए सिंपली आयनिक कंपाउंड होते क्या है, आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें एक डोनर एटम होता है, एक एक्सेप्टर एटम होता है, मींस द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कंपाउंड जो कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने उसको हम लोग कहते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड। इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए कंप्लीटली डोनेट किया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, कंप्लीट डोनेट किया गया है, इसीलिए ये जो आपका कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड सिंपली उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आयनिक कंपाउंड आपका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड आपका सॉलिड होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल होते हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल जैसे वाटर, पोलर सॉल्वेंट कैसे, जैसे वाटर, इनमें ये सॉल्युबल होंगे, ठीक है, इनमें ये सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड अगर इनको मॉल्टेन स्टेट में लिया जाए या इनको सॉल्युबल कंडीशन में एक्वस सॉल्यूशन में लिया जाए तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर अपने आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो चार्ज को भी कंडक्ट करते हैं, वो चार्ज को भी कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और वाटर में जाने पर ये डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको अगर आप वाटर में डालिए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ और क्लोरीन में Cl- क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, किसमें ब्रेक हो जाते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इनकी प्रॉपर्टी है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाईली रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, हाईली रिजिड होते हैं, हाई डेंसिटी वाले होते हैं। मेटल्स क्या होंगे, ये सॉलिड क्या होंगे, हाई डेंसिटी होगी, इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, काफी हाई होती है, ठीक है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, ठीक। ये इनकी प्रॉपर्टी है। ये चीज आप लोग बड़े अच्छी तरीके से याद रखिए कि हाँ इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती है, ठीक। ओके, आप लोग में 10th में यहीं तक था। इसके बाद आप लोगों में जो चीजें हैं, मेटलर्जी का जो टर्म दिया गया है उसको इस बार 10th से कट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको इस बार इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा और एग्जामिनेशन में भी ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके 3rd चैप्टर में सिलेबस यहीं तक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको लाइव क्लास जब होगी या फिर जब भी होगा तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट वगैरह दे दिया जाएगा और इसको आप कंप्लीट करना है, ठीक। इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।